स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय 7 जैविक प्रक्रम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन आदि आते हैं। इसमें से हम आज सबसे पहले पोषण की प्रक्रिया पढ़ेंगे। तो पोषण से पहले हम समझ लेते हैं कि जैविक प्रक्रम किसे कहते हैं। जैविक प्रक्रम किसे कहते हैं? तो जैविक प्रक्रम सभी जीवधारियों में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो जीवन के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कि पोषण है, परिवहन है, श्वसन है, उत्सर्जन है। तो जीवन के लिए जो आवश्यक है, जीवित रहने के लिए आवश्यक है, उन प्रक्रियाओं को हम जैविक प्रक्रम कहते हैं। तो जीवों में जीवित रहने के लिए जो प्रक्रियाएं अनिवार्य होती हैं, उन्हें हम जैविक प्रक्रम कहते हैं। जैसे भोजन को पचाने की जो प्रक्रिया होती है पोषण, और पचे हुए भोजन को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए परिवहन, श्वसन सांस लेने की प्रक्रिया, तथा अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन। अब हम आते हैं पोषण पर। तो पोषण किसे कहेंगे? पोषण अर्थात मुख द्वारा जो भोजन ग्रहण किए जाएंगे, वो भोजन का ग्रहण पाचन तथा अवशोषण के द्वारा भोजन ग्रहण, पाचन तथा अवशोषण के द्वारा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। अब पोषण दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है परपोषी पोषण। स्वपोषी अर्थात स्वपोषी पोषण, इसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे। और परपोषी पोषण अर्थात इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो इनमें कौन से आएंगे? जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, जो पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं और अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, उस प्रकार के पोषण को कहेंगे परपोषी पोषण। और वो जीव होते हैं परपोषी पोषण। तो इसके अंतर्गत आ जाएंगे सभी जीव जंतु, जैसे मछली, मेढक, शेर, मनुष्य। तो पोषण कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का। कौन कौन सा? स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण के अंतर्गत जीव जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषी पोषण के अंतर्गत जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो इसके अंतर्गत आएंगे जीव जंतु, जैसे कि मछली, मेढक, शेर, मनुष्य आदि। तो ये हो गया पोषण की बात। अब पोषण के अलावा हम एक शब्द और समझते हैं, पाचन। पाचन किसे कहेंगे? मतलब हम भोजन मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं, वह
जटिल रूप में होता है और उसे शरीर की कोशिकाएं सीधे सीधे अवशोषित नहीं कर सकती, तो उसको जटिल रूप से सरल रूप में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है पाचन। हमारे भोजन के अवयवों का, इसको लिख लीजिए, भोजन के जटिल अवयवों का, जटिल अवयवों का सरल रूप में बदलना या टूटना पाचन कहलाता है। जटिल अवयवों का सरल रूप में बदलना पाचन कहलाता है। तो हम भोजन जो लेते हैं उसमें कौन कौन से अवयव होते हैं? हमारे भोजन में मुख्यतः कौन कौन से अवयव होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं? एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो हम किस रूप में खाते हैं? चावल, गेहूं आदि। दूसरा होता है प्रोटीन जो हम किससे प्राप्त करते हैं? दालों से। और तीसरा होता है वसा। वसा हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तेल और जितने भी तेलीय पदार्थ जो हम खाते हैं उससे। तो भोजन में कितने प्रकार के अवयव होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त करते हैं हम? चावल, गेहूं। प्रोटीन कहाँ से? दालों से। और वसा कहाँ से? तेल से प्राप्त करते हैं। तो इन जटिल अवयवों को सरल अवयवों में बदलने के लिए हमारे शरीर में एक विशेष व्यवस्था होती है, नलिकाओं की व्यवस्था होती है, और उसे कहते हैं हम, इन नलिकाओं को कहेंगे आहार नाल, जिनमें भोजन के जटिल अवयव जो मुख द्वारा ग्रहण किए गए हैं उनका पाचन होता है। विभिन्न अलग अलग भागों में अलग अलग अवयवों का पाचन होता है और फिर विभिन्न भागों के द्वारा अवशोषण किया जाता है और शरीर फिर खून की नलियों के द्वारा शरीर की एक एक कोशिकाओं को पहुंचा दिया जाता है। तो पाचन तंत्र अब किसे कहेंगे? आहार नाल। आहार नाल, आहार नाल किसे कहेंगे? कि भोजन को, जटिल अवयवों को सरल रूप में बदलने के लिए, जटिल अवयवों को सरल रूप में बदलने के लिए तथा उसे अवशोषित कर शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए जो नलिकानुमा संरचना होती है उसे हम आहार नाल कहते हैं। अब आता है इसके बाद एक पॉइंट और है, वो है पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र किसे कहेंगे? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंतर्गत दो भाग होते हैं। पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं। पहला होता है आहार नाल, जो इस तरह से नलिकानुमा संरचना है, और दूसरा है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां, पहला कौन सा है? आहार नाल, और दूसरा है पाचक ग्रंथियां। तो अब पाचन तंत्र किसे कहेंगे? शरीर में भोजन को पचाने के लिए
जटिल अवयवों को सरल रूप में बदलने के लिए, उसे अवशोषित कर शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए जो नलिका नुमा संरचना होती है उसे आहार नाल कहते हैं। तो अब आहार नाल माने पाचन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया को संपादित करने के लिए जो अंग भाग लेते हैं उन्हें सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र कहा जाता है। पाचन तंत्र कहा जाता है या कहते हैं। तो पाचन तंत्र क्या हो गया? आहार नाल की पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया को संपादित करने के लिए जो अंग अर्थात आहार नाल और पाचक ग्रंथियां भाग लेते हैं उन्हें हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। तो अब हम आते हैं पाचन तंत्र की संरचना पर। आगे हम आते हैं पाचन तंत्र की संरचना पर। पाचन तंत्र की संरचना को हम समझते हैं अच्छे से। यहाँ पर एक चित्र मैंने बनाकर रखा है और इसे एक एक करके मैं बताती हूँ कि कैसे पाचन तंत्र की रचना हुई है। देखिए, पाचन तंत्र के भागों में सबसे पहला है, देखिए मुंह है। मुंह जिसके द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है, एक नलिकानुमा संरचना है, माने एक छिद्र है जो आगे की ओर मुख गुहा में खुलता है और मुख गुहा आगे की ओर एक छोटी सी नलिका में खुलता है, उसे क्या कहते हैं? ग्रसिका। अब ग्रसिका आगे की ओर गले से नीचे होते हुए सीने के नीचे आकर एक थैली नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है इस डायफ्राम के नीचे, तो वो कहलाता है आमाशय। अब आमाशय आगे की ओर एक पतली नली में खुलता है और आगे की ओर एकदम कुंडलित हो जाता है, ये कहलाता है छोटी आंत। ये छोटी आंत और छोटी आंत आगे की ओर खुलता है बड़ी आंत में। अपेक्षाकृत उसकी कैविटी या इसकी गुहा जो है वो चौड़ी होती है, उसमें खुलता है, इसे कहेंगे हम बड़ी आंत। और बड़ी आंत आगे की ओर एक छिद्र द्वारा बाहर खुलता है जिससे कि अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, अनपचे भोजन को, वो कहलाता है गुदा द्वार। तो आहार नाल क्या हुआ? मुख से लेकर गुदा द्वार तक फैली हुई एक नलिका नुमा संरचना है जो लगभग कितनी फीट होती है? 6 से 9 फीट की होती है। आहार नाल 6 से लेकर 9 फीट की होती है। अब आगे आते हैं, एक एक करके इसमें पाचन प्रक्रिया को हम समझते हैं कि हाँ, ये है यकृत। सहायक पाचक ग्रंथियां दो हैं, एक है यकृत और दूसरा है अग्नाशय। यकृत कहाँ पर है? डायफ्राम के जस्ट नीचे और आमाशय से लगा हुआ, ये है यकृत या लिवर, जिसके द्वारा भोजन का पाचक रस जो है वो आंत में स्रावित किए जाते हैं और पाचन में सहायक होते हैं। और दूसरा है अग्नाशय, जिसमें से पाचक रस स्रावित होकर कहाँ मिलता है? छोटी आंत में, और ये भी पाचन में सहायक हैं। तो पाचन तंत्र में एक पहला होता है आहार नाल और दूसरी होती है पाचक ग्रंथियां। तो एक एक करके हम सबको समझते हैं कि कहाँ से पाचन शुरू होता है और पाचन की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुंह। मुंह में किस चीज का पाचन हो रहा है? तो मुंह में होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुंह में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं, स्टार्च जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, यहाँ पर भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। मुख कैविटी में या मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो लार को स्रावित करती हैं और भोजन में मिलाती हैं। तो लार में एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, उसे कहते हैं एमाइलेज। एमाइलेज या उसको कहा जाता है टाइलिन। एमाइलेज या टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो किसको बदलता है? स्टार्च को
माल्टोस में बदल देता है। माल्टोस क्या है? सरल शर्करा है। और स्टार्च क्या है? जटिल शर्करा है। स्टार्च क्या है? जटिल शर्करा है। और इसको किसमें, एमाइलेज एंजाइम किसमें चेंज कर रहा है? माल्टोस में, जो कि सरल शर्करा है। इसके अलावा मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ। अब यह लार्स के साथ में सन कर आगे की ओर कहाँ पहुंचता है? नली में पहुंचता है। उसे कहते हैं हम ग्रसिका। तो ग्रसिका में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। दूसरा जो है ग्रसिका, ग्रसिका में पाचन की कोई प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि इसकी दीवार की जो पेशियां होती हैं वो लगातार संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया करती हैं। उसे हम कहते हैं क्रमाकुंचन। और उस प्रक्रिया के तहत भोजन जो है वो धीरे से फिसल कर कहाँ पहुंच जाता है? आमाशय या थैलीनुमा संरचना में पहुंच जाता है। तो ग्रसिका का कार्य क्या है? सिर्फ भोजन को मुंह से आमाशय तक पहुंचाना। तो ग्रसिका में पाचन नहीं होता, बल्कि क्या होता है? पाचन नहीं होता, यहाँ क्या होता है? क्रमाकुंचन गति होती है। क्रमाकुंचन किसे कहेंगे? क्रमाकुंचन गति होती है। तो क्रमाकुंचन गति किसे कहेंगे? कि आहार नाल की दीवार की, आहार नाल की क्रमाकुंचन गति किसे कहेंगे? आहार नाल की दीवार की पेशियां क्रमिक रूप से संकुचित और शिथिल होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, संकुचित एवं शिथिल होती हैं। तो यह प्रक्रिया क्रमाकुंचन कहलाता है। तो यह क्रिया क्रमाकुंचन कहलाता है, जिसके द्वारा भोजन आगे बढ़ता है। क्रमाकुंचन कहलाता है और जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन आगे की ओर आहार नाल में खिसकता है या बढ़ता है। तो अब ग्रसिका के बाद आते हैं हम आमाशय में। भोजन कहाँ पहुंचा? मुख से ग्रसिका, ग्रसिका से सीधे कहाँ पहुंच गया? आमाशय में। तो अब देखते हैं आमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो आमाशय में जैसे ही भोजन आमाशय में आता है, तो आमाशय में 3 प्रकार के रस स्रावित होते हैं। कौन कौन से, क्या क्या घटक होते हैं इस आमाशयी रस में? 3 प्रकार के रस होते हैं। पहला होता है HCl और दूसरा होता है इसमें पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिन। और तीसरा होता है श्लेष्मा। श्लेष्मा अर्थात इसको इंग्लिश में म्यूकस भी कहते हैं। श्लेष्मा को क्या कहते हैं? म्यूकस। तो कितने प्रकार के द्रव स्रावित हुए यहाँ पर आमाशय में भोजन आया? तो एक तो है HCl जो कि एक एसिड है या अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दूसरा क्या है? पेप्सिन है, जो एक एंजाइम है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। और श्लेष्मा क्या करता है? इसकी दीवार को चिकना करता है और उस HCl से स्टमक या आमाशय की रक्षा करता है। तो एक एक करके हम सबके कार्य पढ़ेंगे। HCl का कार्य क्या है? HCl का कार्य है, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। HCl के कार्य, क्या कार्य है HCl का? सबसे पहला कार्य है ये, चूंकि HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एक अम्ल है, माध्यम को, भोजन के माध्यम को क्या बनाता है? भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। पहला कार्य क्या हो गया? भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। दूसरा कार्य क्या होगा? भोजन को सड़ने से बचाता है।
बैक्टीरिया को समाप्त करता है, भोजन में कोई भी यदि बैक्टीरिया आ गया है तो उसको नष्ट करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। और तीसरा कार्य है भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। चौथा कार्य है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, तोड़ने में सहायक होता है, भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ने में सहायक होता है। तो HCl का क्या कार्य हो गया? ये अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछता है, आप इसको नोट कर लीजिए ध्यान से। भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है और भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ने में सहायक होता है। अब भोजन आमाशय में दूसरा और चीज स्रावित होता है। क्या स्रावित हो रहा है? पेप्सिन। इसको हम मिटा देते हैं। क्या स्रावित हो रहा है? पेप्सिन। तो पेप्सिन का कार्य क्या है? पेप्सिन का कार्य क्या है? आमाशय में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? प्रश्न पूछा जाए तो क्या कहेंगे? पेप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होता है। और इसका कार्य क्या है? प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, माने प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, प्रोटीन को उसके छोटे अवयवों में बदलता है। और यहाँ पर प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है, ये अधपचा प्रोटीन होता है। आगे की ओर प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होगा? आंतों में जाकर होगा। और तीसरा होता है श्लेष्मा। इसका कार्य क्या होगा? श्लेष्मा के कार्य क्या होंगे? श्लेष्मा जो है आमाशय की भित्ति को चिकना बनाता है और साथ ही साथ इस HCl के बुरे प्रभाव से उसको बचाता है। माने HCl क्या है? जला देता है, एसिड तीक्ष्ण होता है जो उसकी दीवार को नष्ट कर सकता है, तो उसको नष्ट होने से बचाता है श्लेष्मा। तो श्लेष्मा के दो मुख्य कार्य हैं, आमाशय की दीवार को चिकना बनाता है, आमाशय की दीवार को चिकना करना। और दूसरा कार्य क्या हो गया इसका? दूसरा कार्य क्या हो गया? ये HCl से रक्षा करता है, आमाशय की HCl से रक्षा करना। इस तरह से आमाशय में कितने प्रकार की चीज स्रावित हुए? एक तो है HCl जिसका कार्य क्या है? माध्यम को अम्लीय बनाना, बैक्टीरिया को नष्ट करना, भोजन को सड़ने से बचाना, भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ने में सहायक होना। दूसरा है पेप्सिन। पेप्सिन का क्या कार्य है? प्रोटीन का पाचन करना। तीसरा है श्लेष्मा अर्थात म्यूकस, जो आमाशय की दीवार को क्या करता है? चिकना करता है और आमाशय की HCl से रक्षा करता है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि इसमें से ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अब आगे आते हैं हम आंतों का, इसको हम मिटा देते हैं अभी। अब आते हैं आंतों में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो आंत भी क्या कितने प्रकार के हैं? दो हैं। आंत के दो भाग होते हैं, एक होता है छोटी आंत, आमाशय के बाद जो पतली कुंडलित नलिका है वो क्या कहलाएगी? छोटी आंत। और दूसरी होती है अपेक्षाकृत चौड़ी गुहा वाली नलिका, वो कहलाती है बड़ी आंत। एक एक करके हम इसमें भोजन का पाचन देखेंगे किस तरह से होता है। छोटी आंत में सबसे पहले देखेंगे छोटी आंत। तो छोटी आंत में कौन कौन से अंगों से रस जो है वो आकर मिलते हैं वो हम देखेंगे कि यहाँ पर दो प्रकार की सहायक ग्रंथियां जो है, पाचक सहायक ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। इन दोनों ग्रंथियों के रस आकर यहाँ पर मिलते हैं एक नलिका के द्वारा। इस तरह से कहाँ आकर मिल रहे हैं? छोटी आंत में। तो किसका किसका? यकृत द्वारा स्रावित होने वाला बाइल रस या पित्त और अग्नाशय के द्वारा स्रावित होने वाला अग्नाशयी रस कहाँ आकर मिल रहा है? छोटी आंत में। और साथ ही साथ उसमें होता है आंतों का स्वयं का रस। तो छोटी आंत में तीन प्रकार के रस होते हैं। एक तो स्रावित हो रहा है यकृत द्वारा, क्या? पित्त स्रावित हो रहा है, वो आकर मिल रहा है। दूसरा क्या है? इसमें दूसरा क्या मिल रहा है आकर?
अग्नाशय के द्वारा क्या स्रावित हो रहा है? अग्नाशयी रस या पैंक्रियाटिक जूस इसे कहा जाता है। अग्नाशयी रस स्रावित हो रहा है। और तीसरा स्वयं जो होता है, किसका रस होता है? आंत्र रस। आंतों के द्वारा क्या स्रावित होगा? आंत्र रस। 3 प्रकार के द्रव जो है यहाँ पर आंतों में आकर मिल रहे हैं। तो एक एक करके हम इनका कार्य देखेंगे कि यकृत द्वारा स्रावित होने वाला ये पित्त कहाँ से आ रहा है। तो यकृत के बीच में एक और काली छोटी सी गोल संरचना होती है, वो कहलाता है पित्ताशय। ठीक है, तो पित्ताशय से जो पित्त स्रावित होता है कहाँ आता है? यकृत में आता है। और यकृत से होकर ये छोटी आंत में अपना रस जो है, ये पित्त जो है यहाँ पर डाल देता है। तो पित्त के क्या कार्य हैं? ये प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि यदि पित्ताशय को शरीर से निकाल दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पित्ताशय के कार्य हम देख लेंगे तो हम वो वाला प्रश्न भी हल कर सकते हैं। तो पित्त के क्या कार्य हैं? एक तो यहाँ पर आमाशय में माध्यम कैसा था? अम्लीय था। और पित्त की प्रकृति कैसी है? पित्त की प्रकृति क्षारीय होती है। पित्त की प्रकृति कैसी है? क्षारीय है। तो यह माध्यम को क्या करता है? पहला कार्य माध्यम को क्षारीय बनाना। पहला काम क्या है? माध्यम को क्षारीय बनाना। अब क्षारीय बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? जब तक माध्यम क्षारीय नहीं होगा तब तक अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाला अग्नाशयी रस और आंत्र द्वारा स्रावित होने वाला आंत्र रस सक्रिय नहीं हो सकता। तो इसीलिए माध्यम का क्षारीय होना बहुत जरूरी है। और तब ये कहाँ से स्रावित हो रहा है? यकृत से या लीवर से स्रावित हो रहा है। और ये कहाँ से आ रहा है? कहाँ स्रावित होता है? पित्त कहाँ से स्रावित हो रहा है? पित्ताशय के द्वारा लीवर में जाता है या यकृत में। और यकृत से छोटी सी नलिका के द्वारा कहाँ आ रहा है? आंतों में आ रहा है। तो ये क्या काम है? महत्वपूर्ण कार्य क्या है? माध्यम को क्षारीय बनाना, जिससे कि अग्नाशयी और आंत्र रस कार्य कर सके, जिससे सक्रिय हो सके, जिससे अग्नाशयी तथा आंत्र रस सक्रिय हो सके। तो 2 काम हो गया, एक तो माध्यम को क्षारीय बनाने का और दूसरा इन रसों को सक्रिय करने का, सक्रिय हो सके। ठीक है। और पित्त का और दूसरा काम क्या है? एक तो माध्यम को क्षारीय बनाना और दूसरा है ताकि ये सक्रिय हो सके। दूसरा है कि ये वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। पित्त क्या करता है? वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है पायसीकरण। गोलिकाओं में तोड़ देता है, इसे हम पायसीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वसा के छोटे टुकड़ों में टूटना, इसे हम पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पायसीकरण कहते हैं या इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो पित्त का दूसरा कार्य क्या हो गया? वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, जिसे हम पायसीकरण कहते हैं। तो पित्त के 2 महत्वपूर्ण कार्य हो गए। पहला, माध्यम को क्षारीय बनाना ताकि अग्नाशयी और आंत्र रस सक्रिय हो सके। दूसरा, वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, जिससे कि आगे वसा का पाचन आसान हो जाता है। उसके बाद आते हैं अग्नाशयी रस। दूसरा क्या है? अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस में क्या क्या द्रव आकर या क्या क्या एंजाइम आकर मिलते हैं, वो हम आगे देखते हैं। कि अग्नाशयी रस में उपस्थित होता है, अग्नाशयी रस में पहला उपस्थित होता है एमाइलेज। ये भी एक एंजाइम है, एमाइलेज, जो कि क्या है? एक एंजाइम है। और यह किसका पाचन करता है? यहाँ पर मुख के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट आधा पचा है, माने जटिल से थोड़ा सरल हुआ है, उसको पूरी तरह से वो ग्लूकोज में बदलता है। स्टार्च को जो माल्टोज में मुख में बदल दिया गया था टाइलिन एंजाइम के द्वारा, वो यहाँ पर आकर छोटी आंत में माल्टोज जो है वो किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में। तो एमाइलेज का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट का, अधपचे कार्बोहाइड्रेट का पाचन, अधपचे कार्बोहाइड्रेट का
अधपचे कार्बोहाइड्रेट का पाचन। दूसरा स्रावित होता है यहाँ पर ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। ये भी ट्रिप्सिन क्या है? यह भी एक एंजाइम है जो किसका पाचन करता है? यहाँ जो आमाशय में आधा पचा प्रोटीन है, अधपचे प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन क्या करता है? अधपचे प्रोटीन का पाचन। और किसमें बदल देता है इसे? अधपचे प्रोटीन को ये एमिनो एसिड में बदल देता है। किसमें बदलता है? अधपचे प्रोटीन का पाचन करके एमिनो एसिड में। और कार्बोहाइड्रेट का जो अधपचे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होकर क्या बनता है? माल्टोज से ये सीधे ग्लूकोज में। किसमें बदलता है? माल्टोज से ग्लूकोज में। और ट्रिप्सिन जो है अधपचे प्रोटीन का पाचन करके किसमें बदल जाता है? एमिनो एसिड में। और तीसरा एक और एंजाइम पाया जाता है, उसे कहते हैं लाइपेज। तो लाइपेज एंजाइम क्या करता है? जो पित्त के द्वारा वसा की छोटी छोटी गोलिकाएं बनी थी, उन वसा गोलिकाओं को पूरी तरह से पचाकर वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। तो ये अधपचे वसा का पाचन, अधपचे वसा का पाचन करता है और वसा गोलिकाओं को किसमें बदल देता है? ये वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो अभी तक जो भोजन में खाए थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जटिल रूप में, वो यहाँ पर छोटी आंत में आकर इनका पाचन कंप्लीट हो जाता है या पूर्ण हो जाता है। आमाशय तक अधपचा था, आंतों में आकर ये पूरी तरह से पच जाता है। और अधपचे कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में। अधपचे प्रोटीन का पाचन एमिनो एसिड के रूप में। और अधपचे वसा का पाचन जो होता है वो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में। तो ये भोजन का सरलतम रूप है, आंतों में पूरी तरह से पच गया है। तो आपको एक प्रश्न पूछा जाता है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो वो कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। ठीक है, तो अब छोटी आंत तक पाचन पूरा हो गया है, पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं हम बड़ी आंत में। तो छोटी आंत में थोड़ी सी मात्रा में जल का अवशोषण होता है और साथ ही साथ एक और प्रक्रिया होती है कि अवशोषण की पूरी प्रक्रिया छोटी आंत में ही हो जाती है। तो आगे यहाँ से जो पचे हुए ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, वसा अम्ल है और ग्लिसरॉल है, उनको आंतों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो छोटी आंत में अवशोषित करने के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना होती है। इस तरह से छोटी आंत की दीवार में अंगुली नुमा ऐसे प्रवर्ध पाए जाते हैं। ऐसे इन पर खून की नलिकाएं होती हैं जो कि सीधे ग्लूकोज, वसा अम्ल और एमिनो एसिड को अवशोषित करके खून की नलिकाओं में पहुंचाती हैं। तो इन प्रवर्धों को कहा जाता है दीर्घ रोम। इन प्रवर्धों को क्या कहा जाता है? दीर्घ रोम, या इसको इंग्लिश में कहते हैं विलाई। और विलाई का कार्य क्या है? ये अवशोषण की सतह को बहुत अधिक बढ़ा देता है। यानी इसका कार्य क्या है? एक प्रश्न पूछता है कि आंतों में उपस्थित विलाई का कार्य क्या है या दीर्घ रोम का क्या कार्य है? तो दीर्घ रोम का क्या कार्य होगा? अवशोषण सतह को बढ़ाना। दीर्घ रोम का कार्य क्या होगा? अवशोषण सतह की वृद्धि करना। ठीक है, अवशोषण सतह की वृद्धि करना। तो इस तरह से अब आंतों में क्या हो गया? पाचन पूर्ण हो गया और पोषक तत्वों का अवशोषण हो गया। अवशोषण होकर कहाँ चला गया? ब्लड वेसल या खून की नलिकाओं में, और खून की नलिकाओं से फिर शरीर के प्रत्येक अंग और प्रत्येक कोशिकाओं तक यह पचा हुआ भोजन पहुंच जाता है। और आंतों में थोड़ी सी मात्रा पानी का अवशोषण होता है। आगे पानी का जो अवशोषण है वो बड़ी आंत में जाता है। छोटी आंत से अब भोजन कहाँ पहुंच गया? इस कुंडलिक नलिका से बड़ी आंत में। बड़ी आंत में आने के बाद भोजन का पाचन नहीं होता, बल्कि भोजन जो पचे हुए भोजन तो अवशोषित कर लिए हैं, और जो अनपचे भोजन है उसमें थोड़ी सी जो मात्रा और यदि थोड़े बहुत पोषक तत्व बच गए हैं वो अवशोषित किए जाते हैं यहाँ पर बड़ी आंत में, और पानी को अवशोषित कर लिया जाता है। और अनपचा भोजन बड़ी आंत से गुदा द्वार के द्वारा, एक छिद्र जो होता है पीछे की ओर, उस छिद्र से अनपचा भोजन मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार।
मुख के द्वारा भोजन गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के रूप में, और मुख में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ और वो माल्टोज में स्टार्च से माल्टोज में परिवर्तित हुआ। भोजन धीरे धीरे आगे बढ़ा, किसके द्वारा? ग्रसिका के द्वारा। ग्रसिका से होते हुए कहाँ पहुंचा? ग्रसिका में क्रमाकुंचन की गतियां हुई, वहां से कहाँ पहुंचा भोजन? आमाशय में पहुंचा, थैलीनुमा संरचना में। यहाँ पर 3 प्रकार के द्रव स्रावित हुए, कौन कौन सा? HCl, पैप्सिन और श्लेष्मा। उसके बाद भोजन जो है वो आमाशय में मुख्यतः प्रोटीन का पाचन हुआ, और प्रोटीन भी पूरा नहीं पचा है अभी तक, है ना। मुख में और आमाशय में अभी तक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अध पचे हैं। उसके बाद यहाँ आता है भोजन, कहाँ आ जाता है? छोटी आंत में आता है, और छोटी आंत में क्या होता है? सहायक पाचक ग्रंथि यकृत और अग्नाशय के द्रव जो है आकर मिलते हैं, और यकृत से बाइल आकर मिलता है। बाइल अर्थात पित्त आता है, और पित्त का कार्य क्या हुआ? पित्त जो है माध्यम को क्षारीय बना दिया, और ताकि ये अग्नाशय और आंत्र रस उस पर कार्य कर सकें, और वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में, गोलिकाओं में तोड़ दिए। उसके बाद अग्नाशयी रस में 3 प्रकार के द्रव स्रावित हुए। कौन कौन से 3 प्रकार के द्रव स्रावित हुए थे? एंजाइम स्रावित हुए थे। एक तो था एमाइलेज, जो कि अधपचे कार्बोहाइड्रेट यहाँ था, उसका पाचन किया, और दूसरा एमाइलेज था अधपचे कार्बोहाइड्रेट का, और दूसरा ट्रिप्सिन नामक एंजाइम स्रावित हुआ अग्नाशय से, जो कि अधपचे प्रोटीन को पूर्ण रूप से पचाकर किस में बदल दिया? एमिनो एसिड में बदल दिया। उसके बाद तीसरा आता है लाइपेज एंजाइम स्रावित हुआ इसके द्वारा, जो क्या किया? वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल दिया। और आंत्र रस में एक और तीसरा है आंत्र रस। आंत्र रस जो है यहाँ पर आंतों में स्रावित होता है। आंत्र रस ये पूरी तरह से अधपचे कार्बोहाइड्रेट को, अधपचे कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से ग्लूकोज में बदल देता है। किसमें बदल देता है? ग्लूकोज में बदल देता है। तो आंतों में, छोटी आंत में पूरी तरह से पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, और अवशोषण की प्रक्रिया किसके द्वारा हुआ? अवशोषण सतह जो वृद्धि हो गए दीर्घ रोम के द्वारा। उसके बाद पाचन और अवशोषण कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर भोजन जो है वो बड़ी आंत में आया। पानी की अधिकांश मात्रा का अवशोषण बड़ी आंत में हुआ, और मल के रूप में गुदा द्वार के द्वारा अधपचा भोजन जो है वो बाहर निकाल दिया गया। तो इस तरह से ये पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है।